My screen visible? Yes, ma'am. Okay, so today we will do the concept of previous owner, and it is applicable under section 49 subsection 1, and it's very very important. Matlab in almost every questions there is a use of this particular concept, previous owner, and this is usually applicable for those transactions which are not regarded as transfer under section 47. So remember, we have done a proper no, no, we have done all the transactions which are not considered as transfer, जिसमें से कुछ थी कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है अंडर द विल और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, या फिर कोई कंपनी डिसोल्यूशन है और उसके मेंबर्स को वो ट्रांसफर हो रही है, और भी काफी थी उसमें, ठीक है. देयर इज अ प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. सो उन सारी ट्रांजैक्शंस के केस में ये आता है कंसेप्ट प्रीवियस ओनर का. ये क्यों आता है आप खुद सोचिए कि ये जब ट्रांसफर नहीं, इन सब ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर नहीं माना जाता है ना 47 में जो लिस्ट डाउन है, तो जब ट्रांसफर ही नहीं माना जाता तो वी डोंट कैलकुलेट द कैपिटल गेन्स, राइट. कैपिटल गेन्स तब कैलकुलेट होते हैं जब इस इनके ट्रांसफर होने के बाद जो भी होता है वो रिजल्टेंट पर्सन इफ द सेल ऑफ द एसेट, at that particular point of time we calculate the capital gains. ठीक है. So the person giving the ownership of asset under section 47 is a previous owner, and the person getting the ownership becomes the current owner. ठीक है. सो अभी ना हम सारी ट्रांजैक्शंस को दिमाग में नहीं लेके चलेंगे, वील जस्ट कंसिडर वन ट्रांजैक्शन. ठीक है. सपोज द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर टू सन. ठीक है. फादर ने क्या किया, सन के नाम प्रॉपर्टी करा दी अंडर अ विल. ठीक है. तो अब क्या हुआ, जो फादर हुआ ही इज द प्रीवियस ओनर एंड द सन इज द करंट ओनर. ठीक है. सो हम अभी इससे समझते हैं. So to check the status of capital asset, we require period of holding, right? We determine the period of holding of the current owner in order to determine whether it's a long-term capital asset or it's a short-term capital asset. So in order to calculate this period of holding, the period for which the previous owner and the current owner held the asset will be aggregated. ठीक है. सो हमेशा आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा उसमें खाली करंट ओनर का नहीं, प्रीवियस ओनर का भी ऐड होगा. सो फॉर एग्जांपल, फ्यूचर में सन कभी वो प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके जो फादर थे उसके पास वो कब तक थी प्लस सन के पास कब तक थी, दोनों को ऐड कर देंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग. सो प्रीवियस ओनर का हमेशा ऐड होता है. For the calculation of capital gains, the cost of the asset for the previous owner will be regarded as the cost of the asset for the current owner. Now imagine when the father has transferred the property to son under his will, in that case the son actually has not paid anything. ठीक है. तभी तो उनको ट्रांसफर नहीं बोलते हैं, क्योंकि he has not paid anything, कोई सेल ट्रांजैक्शन नहीं है. सो इस केस में क्या होगा, जो प्रीवियस ओनर था दैट इज द फादर इन आवर एग्जांपल, सो फादर ने जब वो एक्वायर करी थी प्रॉपर्टी, वही कॉस्ट एप्लीकेबल होगी करंट ओनर के लिए भी, सेम कॉस्ट. ठीक है. लेकिन अगर प्रीवियस ओनर ने एक्वायर करी है वो प्रॉपर्टी प्रायर टू 1st April 2001, then the cost should be taken as the actual cost or the market value as on 1st April 2001, whichever is higher. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. ये करंट ओनर के केस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर कॉस्ट पुरानी है और हमें मार्केट वैल्यू भी गिवन है तो दोनों में से जो भी हायर है हम वो चूज करेंगे. देखो, थिंक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स पेयर. He will choose that cost which is higher because it will give the low capital gains. ठीक है. सेल में से कॉस्ट माइनस होती है ना, तो आपका कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होता है. तो हायर द कॉस्ट, लोअर विल बी द कैपिटल गेन. So this option is given to the current owner that in case the previous owner has acquired the property prior to 1st April 2001, then he will have a option. ठीक है. कि एक्चुअल कॉस्ट ले लिया, मार्केट प्राइस एज ऑन 1st April 2001, विच एवर इज हायर. ठीक है. बट दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल. देयर आर सर्टेन कैटेगरीज, वो हम बाद में करेंगे. ठीक है. डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं, गुडविल होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, रूट परमिट होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जिसमें टेनेंसी राइट समथिंग, उसमें हम नहीं करते. बट ऐसा आपका आएगा नहीं, आपका नॉर्मली क्वेश्चंस लैंड बिल्डिंग पर ही आएंगे.
Next, to calculate the indexed cost of acquisition. So usually ये जितने भी capital gains होते हैं long term capital gains ही होते हैं, the period of holding is usually higher. So उस केस में जब हमें indexed cost of acquisition निकालनी पड़ेगी, then we will take the CII of the year in which the asset was first held by the previous owner. So आप जब current owner के लिए calculate कर रहे हो, तो जब करंट ओनर का आप कॉस्ट क्या लोगे, जो भी उसका प्रीवियस ओनर, मतलब उसके जैसे हमारे एग्जांपल में फादर का क्या कॉस्ट पड़ा था, तो सेम उसी टाइम पे उसी पीरियड का आप सीआईआई भी लोगे, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, क्योंकि जो कॉस्ट जिस साल का लिया जाता है उसी साल के सीआईआई से उसको डिवाइड किया जाता है इनटू द सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर. ठीक है. सो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो पड़ी होगी प्रीवियस ओनर को, या प्रीवियस ओनर ने जिसका जब खरीदी थी या उसके पास भी ट्रांसफर हुई थी, जब भी हुई थी, मतलब जिस डेट पे हुई थी उसी ईयर का आपको सीआईआई लेना पड़ेगा. ठीक है. टू कैलकुलेट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट in the denominator we will take CII of the year in which the improvement was actually done. Whether it is done by the current owner or the previous owner is immaterial. जब भी इम्प्रूवमेंट हुई है वही का आप कॉस्ट लोगे और उसी का आप सीआईआई लोगे. ठीक है. आपको ये नहीं देखना है कि करंट ओनर या प्रीवियस ओनर किसने कराई है, इट इज इमटेरियल. और हमने पहले ही बार बार ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डन प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 इट्स नेवर टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो वो तो आपको कंसिडर करना ही नहीं है. ठीक है. क्लियर है सबको? क्वेश्चंस डिस्कस करें. Now look at this example. Mr. X purchased a flat in the previous year 1982-83 for rupees 5 lakhs and paid rupees 18,000 as registration charges. The market value of the flat as on 1st April 2001 was rupees 20 lakhs. X died on 15th June 2006 and the property was transferred to his son Y through inheritance. The market value of the flat as on 15th June 2006 was rupees 40 lakhs. Mr. Y sold his flat on 31st May 2020 for rupees 60 lakhs. CII is given for 6-7. Compute the capital gain for the assessment year 21-22. Now, first we will see what would be the capital gain for Mr. X, because Mr. X की property transfer हुई है ना. So for Mr. X there will not be any capital gains because the transaction through which the property is transferred is through inheritance, and inheritance is never considered as a transfer under section 47. So there will not be any capital gains for Mr. X. ठीक है. Mr. X was the father and he died, और जैसे ही वो मरा उसकी property was transferred to Mr. X. ठीक है. सो इस केस में मिस्टर टू मिस्टर वाई, सो मिस्टर एक्स द फादर, फॉर हिम देयर विल नॉट बी एनी कैपिटल गेन्स. ये सबको क्लियर है? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या हुई है, इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफर हुई है, और इनहेरिटेंस कभी भी ट्रांसफर नहीं माना जाता है अंडर दिस कैपिटल गेन्स. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है फॉर मिस्टर वाई. ठीक है. मिस्टर वाई के लिए कैलकुलेट होगी for the assessment year 21-22 because during the previous year 2021 he has sold off the same flat. कितने का सोल्ड ऑफ किया उसने? 60 लाख रुपीस का. सो 60 लाख इज द सेल कंसिडरेशन. ठीक है. ये हम मतलब ये आपको करना पड़ेगा. सॉरी, सबसे पहले फ्लैट इज इमूवेबल एसेट, सो इट्स अ कैपिटल एसेट. सेल इज अ ट्रांसफर, सो सेल हमेशा ट्रांसफर कंसिडर होती है. पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर द प्रीवियस ओनर प्लस द करंट ओनर. ठीक है. सो प्रीवियस ओनर ने कब खरीदी थी? 82-83 में खरीदी थी. यहाँ पे 83-84 आ रहा है. ठीक है. यहाँ पे 82-83 आएगा. टिल 15th जून तक प्रीवियस ओनर मिस्टर एक्स के पास थी, और 16 जून 2006 से लेकर 31st मई जब तक उसने बेची तब तक उसकी होल्डिंग मिस्टर वाई के पास थी. सो डेफिनेटली द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मच ग्रेटर देन 24 months. 24 months is the benchmark for immovable properties. So we have to calculate the long-term capital gains. So 60 lakhs is the sale consideration.
subtract any selling expenses. So there are no selling expenses, so we don't have to subtract anything. So net sale consideration will be 60 lakhs. Now comes the indexed cost of acquisition. Now see, what would be the cost of acquisition in this case? He has purchased the flat in previous year 82-83 for 5 lakhs, and market value for 2001, 1st April 2001 is given as 20 lakhs. So the higher value is 20 lakhs, so he'll take this amount. Okay, he'll take this amount, divide by CII of the year in which the इसमें भी CII of the year प्रॉपर्टी का नहीं आएगा 82-83 का, एक्चुअल में 2001-2 का ही आएगा क्योंकि आपने वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली हुई है. सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज previous year 2001 and 2 is a base year whose value is 100. So 20 lakhs divided by 100 into CII of the year in which the property is transferred. ठीक है, so in this case the property is transferred in previous year 2021, उसका CII is 301. So you can calculate this. It will come out to be 60 lakhs 20,000. Okay. So in that particular case, he has incurred a 20,000 loss. ठीक है, so उसको 20,000 का loss हुआ. Clear है? Previous owner के केस में period of holding previous owner की आएगी और cost of acquisition को जब index करोगे तब cost of acquisition भी previous owner की आएगी और जिस भी ईयर को आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे उसी ईयर का CII आएगा. ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? शैल आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम. बेटा मैम जैसे ये तो उसका केस हो गया, सिंपल केस में हम CII अगर जैसे 2001 से पहले एक्विजिशन हो तो उसमें CII क्या लेंगे? अगर 2001 से पहले क्या हो? मैम 2001 से पहले खरीदी हो जैसे लैंड वगैरह जो भी है. हाँ तो उसमें भी यही लेंगे. अगर पहले खरीदी है ना तो उसमें भी यही होगा कि या तो वो खरीदी हुई जब पहले की उसकी वैल्यू, या अगर मार्केट वैल्यू गिवन है 2001-2 की उसकी वैल्यू व्हिचएवर इज हायर. वो करंट के में केस में भी यही लेते हैं. इस केस में क्या होता है, यूजुअल केसेस में हम लेते हैं, इसमें प्रीवियस ओनर आ गया तो हम प्रीवियस ओनर की ले रहे हैं क्योंकि इसमें वो ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है जिसमें ट्रांसफर हो रहा है किसी के नाम, बट वो ट्रांजैक्शंस मानी नहीं जाती हैं ट्रांसफर सेक्शन 47 में क्योंकि ही इज नॉट पेइंग एनीथिंग, इट्स नॉट अ सेल ट्रांजैक्शन. तो इस जैसे फादर से सन में गई तो सन ने क्या पे किया? कुछ भी नहीं पे किया ना. प्रॉपर्टी आ गई तो फिर कॉस्ट कैसे निकालोगे? अब अगर आप ये प्रीवियस ओनर का नहीं लगाओगे तो फिर तो जो सन है उसके लिए पूरी 60 लाख टैक्सेबल हो जाएगी ना, पूरी की पूरी. तो उस जो कॉस्ट है फिर वो प्रीवियस ओनर की ली जाती है कि उसने, उसके पापा ने फिर कब खरीदी थी वो प्रॉपर्टी. ठीक है. ओके. Now suppose this is next question. Mr. X purchased a flat in the year 1985 to 86 for rupees 1,75,000. He incurred rupees 85,000 as a cost of improvement in the year 2005-6. On 10th June 2018, he died in a road accident, and the house is inherited by his son, Mr. Y. Mr. Y sold his flat on 31st May 2020 for rupees 96 lakhs and incurred an expenditure of 2 lakh. Compute the capital gain for assessment year 2021 to 22 for Mr. Y. ठीक है, मिस्टर एक्स के लिए तो होगी नहीं कैलकुलेट क्योंकि इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफर हुई है जो ट्रांसफर माना नहीं जाता, बट मिस्टर वाई के लिए होगी क्योंकि उसने सोल्ड ऑफ करी और सेल इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर. So in this case, flat is an immovable asset, so it's a capital asset, and period of holding will be for previous owner plus the current owner. So previous owner ने 85-86 से लेकर कब हुआ उसका एक्सीडेंट? 10th जून. ठीक है, यहाँ पे 10th जून आएगा. ठीक है, वैसे कुछ भी कर लेना आप, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 24 मंथ्स. जिस दिन तक मरा है तब तक की डेट इंक्लूसिव होगी, सो इट विल बी टिल 10th जून and Mr. Y from 11th June to 31st May. ठीक है, जब उसने sold off किया अपना flat, which is greater than 24 months, so it's a long-term capital asset, so we have to calculate the long-term capital gain.
So इस केस में सेल कंसिडरेशन क्या है 96 lakhs and selling expenses are 2 lakhs, so 96 minus 2 94 lakhs is the net sale consideration. अब आई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बारी. अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या है 2001 और 2 की हमें वैल्यू नहीं गिवन, मार्केट वैल्यू. ठीक है, सो मार्केट वैल्यू इफ इट इज नॉट गिवन वी विल टेक द एक्चुअल कॉस्ट. ठीक है, अगर क्वेश्चन में 2001 और 2 की वैल्यू ना गिवन हो तो हमेशा जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट जब भी उसे पड़ी है वही ले लेना फिगर. ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे इट इज सेम. सो 1,75,000 डिवाइड बाय CII. अब CII आप हमेशा 2001 और 2 का ही लोगे क्योंकि दिस इज द बेस ईयर और उसके बाद शुरू हुई है सारी कैलकुलेशंस. तो आप 85 और 86 का ढूंढने मत लग जाना कि इसका CII क्या होगा, क्योंकि उसका CII नहीं ढूंढना. एज पर कैपिटल गेन्स 2001 and 2 is taken as a base year which is 100. ठीक है, सो नीचे बेस में तो CII 2001 2 और लेटर देन दैट उनकी वैल्यूज आएंगी. बट यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 and 2 is not given, so we are taking the actual cost. ठीक है, so it will be 1,75,000 divided by 100 into 301. 301 is the CII of the year in which the transfer has taken place. So the transfer, that is the sale transaction, has happened in previous year 2020 and 21. Now next is he incurred rupees 85,000 as cost of improvement in the year 2005 and 6. So जो Mr. X था उसने improvement कराई है, so it will be 85,000 divided by, now will come the CII of the year 2005 and 6. So इस question में given नहीं है but usually given होते, तो I think it is 117. ठीक है, नहीं होगा तो you can refer my notes, वहाँ पे आपको table में मिल जाएगा. 117 ही है. Divide by 117 into 301 when the transfer has taken place. So आपकी index cost of improvement भी आ गई. You will add them both and then you will subtract it from 94 lakhs. You will get your long-term capital gains. ठीक है, अब मैं आपको एक बार फॉर्मूला और दिखाती हूँ दोबारा से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का. ये फॉर्मूला था ना, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है. CII of the year of acquisition or CII of financial year 2001 or 2, whichever is later. So अगर यहाँ पे suppose 88 89 आ रहा है और यहाँ पे 2001 और 2 और में 2001 और 2 is the later one, so 100 ही आएगा जो भी 2001 और 2 से पहले की वैल्यूज होंगी, और जो भी इसके बाद की वैल्यूज होंगी वो बाद की आएंगी. ठीक है, और सिमिलरली ऊपर का केस है कि जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल डेट पे होगी या फिर 1 अप्रैल 2001 की, विच एवर इज लेटर. बट हमारे केस में क्या था कि मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं थी क्वेश्चन में 2001 और 2. सो इस वजह से हमने एक्चुअल कॉस्ट को लिया. ठीक है, और देखो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में लिखा हुआ है वाज डन बाय द सेलर और द प्रीवियस ओनर. इट इज इमटेरियल, जिसने भी किया इट विल ऑलवेज कम. मैम बोलो बेटा. मैम अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग को मान लीजिए 2001 के बाद करेगा और 2001 का भी देगा और दोनों में से हायर होगा 1 तो हम लोग 1 का लेंगे या फिर बाद वाला लेंगे? नहीं, फिर बाद वाला. ये 2001 और 2 जो है ये तभी लेना है जब वैल्यू इससे पहले की है. ओके. इसके बाद की तो जो है बाद की लेनी है. इसमें वैल्यू हायर वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे है विच एवर इज लेटर. ठीक है, हायर वाली बात नहीं है, विच एवर इज लेटर. सो फॉर एग्जाम्पल 88-89 की वैल्यू है 2001 और 2 की वैल्यू, तो लेटर क्या हुआ 2001 और 2. अब 2001 और 2 की वैल्यू 2005 और 6 की वैल्यू है, तो लेटर क्या है 2005 और 6. तो फॉर्मूला में है विच एवर इज लेटर. ठीक है, और यूजुअली ना हम हायर बोलने में इसलिए बोल देते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा ऐड होता जाता है, तो वैल्यूज हमेशा बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती है. कभी आपने सुना है कि 2010 में कोई चीज थी और वो आज और कम हो गई है और सस्ती हो गई है? यूजुअली चीजें, प्रॉपर्टीज जो कैपिटल असेट्स है, इनकी वैल्यू यूजुअली बढ़ती है.
कम नहीं होती है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पे चले। Now capital gains in some special cases, section 45 में listed down as special cases. So first special case is capital gains in cases where assets are lost, destroyed, leading to insurance compensation. ठीक है, मतलब you have taken an insurance for your capital asset or any loss or damage has happened to your property and you are receiving the insurance compensation. So उस case में कैसे capital gains you have to calculate. So first, if a person gets insurance claim on account of destruction of a capital asset, it is taxable in the year in which such compensation is received. ठीक है, अब word आता है received, क्योंकि as a general rule हमने क्या किया था, capital gains तब calculate होते हैं when the property is transferred. It is immaterial whether the full value of consideration is received or no. But this insurance compensation is an exception to that particular rule. ये हमने first day ही कर लिया था exception. ठीक है, कि insurance compensation में क्या होता है कि जिस साल मिलता है उस साल कैलकुलेट होता है, बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होती है। अब क्वेश्चन है कि अच्छा ठीक है, तुम उस साल कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कर रहे हो जिस टाइम आपको कंपनसेशन मिल रहा है, बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर का क्वेश्चन आता है वो जब होती है जब आपका जो आपका असेट है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो डिस्ट्रॉय या लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, सो ट्रांसफर वहां तक का है, बट कैलकुलेट कैपिटल गेन्स उस साल में होगा जिस साल कंपनसेशन आपको रिसीव होगा। ठीक है, सो हमेशा याद रखना इंश्योरेंस कंपनसेशन में दैट प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड in the transfer date will be taken as the year in which the property is lost or damaged, but the capital gain will be calculated in the year in which the assessee will receive the insurance compensation. The amount of compensation will be taken as a full value of consideration. ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला में फर्स्ट स्टेप होता है ना, फुल वैल्यू कंसिडरेशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट सेल्स कंसिडरेशन। सो जो कंपनसेशन है, इट इज कंसिडर्ड एज अ फुल वैल्यू कंसिडरेशन। This rule is applicable only when insurance compensation is received because of damage to or destruction of any capital asset because of these reasons. So these are the reasons which are specifically written. Agar apart from these reasons, if the company is receiving the इंश्योरेंस कंपनसेशन, तब उस केस में ये जो कैपिटल गेन्स है तब कैलकुलेट नहीं होते हैं। ये सिर्फ इन्हीं केसेस में आपके कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, जब इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है, इनके अलावा नहीं कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस में तो क्या ही होगा, बट इनके अलावा कुछ अगर जैसे कोई और कोई पर्सन आके मार देता है या प्रॉपर्टी को कुछ भी कर देता है, डैमेज कर देता है, तो उसके केस में नहीं होगा। सिर्फ यही कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से वी कैलकुलेट द इंश्योरेंस कंपनसेशन, द कैपिटल गेन्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनसेशन बिकॉज ऑफ फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर्स, तो मतलब ऑल नेचुरल कैलेमिटीज, राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंस, accidental fire or explosion, action by an enemy or action taken in combating an enemy. ठीक है, तो जैसे कोई बाहर इंडिया की फाइट हो रही है और सोल्जर्स आ रहे हैं बाहर के और उन्होंने अटैक किया, उससे मिला है, तो वो भी। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस फॉर विच वी विल अगर ये रीजंस की वजह से है तो वी विल कैलकुलेट कैपिटल गेन्स। If an insurance compensation is received in respect of a capital asset because of any other reason, it is not chargeable to tax. ठीक है, तो इनके अलावा अगर कोई है तो वो नहीं होगा चार्जेबल। So, example, Mr. X purchased a house in July 2005 for rupees 11 lakhs. He gets fire insurance done every year for his house. In December 2019, the house got fire and it was totally destroyed, and insurance company accepted his claim. The claim was given to him by the insurance company on 5th September 2020 for the amount of rupees 50 lakhs. Calculate his capital gains. Okay, so first of all, it's a house which is an immovable property, so it's a capital asset.
Now next is transfer. So transfer का भी case है because the property has got fire. So it is a transfer case. So we have to calculate the capital gains. Now the question comes when we have to calculate the capital gains. So capital gains will be calculated in the previous year in which the compensation is received. So compensation is received on 5th September 2020. So previous year is 2021. So इस year में we have to calculate the capital gain. ठीक है. So period of holding क्या होगी? It will be from 1st July 2005 up till December 2019. राइट इससे ज्यादा तो नहीं होल्ड किया ना उसने. दिसंबर 2019 में फायर लग गई थी. तो यहाँ पे टिल दिस इज द ट्रांसफर डेट इन विच द हाउस हैज गॉट द फायर. सो December 2019 is the transfer, which is definitely greater than 24 months. So we have to calculate the long term capital gains. Now the insurance compensation, that is 50 lakhs, it will be considered as a full value consideration. 50 lakhs minus, there are no other expenses, so this is the net sales consideration also. So minus indexed cost of acquisition. So acquisition कब हुआ है? July 2005. So it is in the previous year 2005 and 6. उसका CII is 117. So 11 lakh divide by 117 into. अब into में क्या होगा? CII of the year in which the transfer has taken place. Now tell me when the transfer has taken place. December 2019. So it will be 1920, है ना? आप भले ही टैक्स कर रहे हो उस साल जहां कंपनसेशन रिसीव्ड है, बट जब फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, जो ट्रांसफर देख रहे हो, तो ट्रांसफर तो 1920 में ही हो गई है प्रॉपर्टी, क्योंकि वो खत्म हो गई है प्रॉपर्टी. इंश्योरेंस कंपनसेशन ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आपकी बर्बाद है, हम आपको पैसे दे देंगे. ठीक है. सो यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2021 का CII नहीं लगेगा, यहाँ पे 1920 का लगेगा, विच इज 289. ठीक है. सो इट विल बी 289. So the value is 27,17,094. तो ये बस हल्की सी ट्रिक है इंश्योरेंस कंपनसेशन वाले केस में कि टैक्स तो जब होगा उस साल जिस साल कंपनसेशन रिसीव्ड है, बट ट्रांसफर तब मानेंगे जब प्रॉपर्टी एक्चुअल में लॉस्ट या डैमेज हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक पे चले. किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना उसमें? बाकी आप अपनी बुक से क्वेश्चंस कर सकते हो, बुक्स में भी अलग अलग क्वेश्चन गिवन है आपके. नेक्स्ट कम कैपिटल गेन्स ऑन कन्वर्जन ऑफ पर्सनल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस. ये भी हमने बहुत बारी किया है. ठीक है. जब कन्वर्जन होता है जो भी आपके कैपिटल एसेट्स का स्टॉक इन ट्रेड में, सो उसको हम ट्रांसफर मानते हैं. ठीक है. अगर कन्वर्टेड होते हैं कि चलो मेरे पास मेरा कोई मैं आर्टिस्ट थी, मेरी पेंटिंग्स थी, मैं उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा रही हूँ, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर. Profits or gains arising from the transfer by way of conversion by the owner of a capital asset into, or its treatment by him as stock in trade of a business carried on by him, shall be chargeable to income tax as its income of the previous year in which such stock in trade is sold or otherwise transferred by him. अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है आपका पर्सनल एसेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड जो ट्रांसफर है, बट कैलकुलेट कब करना है कैपिटल गेन? कैपिटल गेन उस टाइम कैलकुलेट होगा जिस टाइम आपका वो स्टॉक इन ट्रेड जो कन्वर्ट कराया था वो सोल्ड होगा या ट्रांसफर होगा किसी भी मीडियम से. जब वो फर्दर सोल्ड ऑफ या ट्रांसफर होगा उसी साल आपको ये कन्वर्टेड स्टॉक को भी कैपिटल गेन करना है. ठीक है. कन्वर्टेड जो आपने पर्सनल एसेट अपने स्टॉक इन ट्रेड में किया था, और जो आपने स्टॉक इन ट्रेड आपका बेचा है, ठीक है, वो अब आपका कैपिटल गेन्स नहीं है, वो आपका है प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. सो इट्स अ PGBP इनकम. आपका कोई आपने बिजनेस शुरू किया था जिसमें फिर आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचे. यूजुअली क्या होता है एक बिजनेस, यही होता है ना, अपने सामान को बेचते हैं वो. सो उसका जो भी प्रॉफिट है, जो इनकम है, वो PGBP में जाएगी फिर.
बट जो कन्वर्ट कर रहे हो ना पर्सनल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गेन. ठीक है. So the fair market value of the asset as on the date of such conversion or treatment shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset. तो जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी, अब सपोज मैं कोई पेंटिंग बनाती हूँ, जब मैं कन्वर्ट कर रही हूँ तो उसकी मार्केट वैल्यू जो भी होगी उस पेंटिंग की वो कंसिडर होगी. क्वेश्चन में आपको गिवन होगा. Indexed cost of acquisition and improvement, if required, will be done in the previous year in which such conversion has taken place. So अब देखो, कैपिटल गेन कैलकुलेट तो तब होगा जब वो स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, बट ट्रांसफर कब तक का होगा? जब तक जिस साल जिस ईयर में उसकी जो पर्सनल एसेट था वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्टेड हुआ है. सेम कंसेप्ट जो अभी हमने इंश्योरेंस कंपनसेशन का किया है. ठीक है, कि आपका ट्रांसफर तो उस जब तब तक ही होगा ना जब तक आपकी प्रॉपर्टी, जैसे आपकी ट्रांसफर हो गई उसके बाद थोड़ी आपकी प्रॉपर्टी बची, अब तो वो स्टॉक इन ट्रेड हो गई है. अब मेरे पेंटिंग्स जैसे ही स्टॉक इन ट्रेड में बने तो वहीं तक का मेरे को डेट मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर कंसिडर करना है ना, मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग वहीं खत्म हो जाएगी. सो CII विल बी ऑफ द ईयर इन विच द असेट इज कन्वर्टेड. ठीक है, वो आपका कैपिटल गेन वाले साल का नहीं होगा, बट एक्चुअल में जब वो कन्वर्ट हुआ स्टॉक इन ट्रेड का उस साल का होगा. ठीक है, और एनी प्रॉफिट इज अर्न्ड ऑन द सेल ऑफ स्टॉक, इट विल बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस इनकम. ठीक है, वो आपकी PGBP इनकम होगी. एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इससे. Mr. X purchased 1 kg gold of rupees 7 lakhs on 1st July 2010. On 15th January 2021, he starts the business of goldsmith and converts the gold into inventory. On that date, the market value of the gold was 19 lakh. The gold was sold in March 2021 for rupees 25 lakhs. Calculate his capital gains and business income. अब देखो जो उसका गोल्ड था वो बिक कब रहा है? मार्च 2021 में. इसका मतलब प्रीवियस ईयर 2021. सो इस साल बिक रहा है, इसी साल का हमें अब कैपिटल गेन निकालना है. ठीक है, और सबसे पहले गोल्ड. ठीक है, गोल्ड इज अ मूवेबल एसेट हेल्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस, बट इट इज एन एक्सेप्शनल केस, जिसमें हमारी 6 कैटेगरीज थी जिसमें हम उसको कैपिटल एसेट ही मानते हैं. तो गोल्ड इज अ कैपिटल एसेट जिसमें शेयर्स भी हैं, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस भी हैं, एंटीक भी हैं. याद है ना ज्वेलरी एंड बुलियन आइटम्स था, तो वहां पे गोल्ड भी आता है. बुलियन आइटम्स में गोल्ड और सिल्वर इन बल्क क्वांटिटी जो मानते हैं. तो इट्स अ कैपिटल एसेट एज पर द डेफिनेशन. इट्स अ कैपिटल एसेट और ट्रांसफर भी हुआ है बिकॉज इट हैज सोल्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी दिस पर्टिकुलर गोल्ड. और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, इट इज फ्रॉम 1st जुलाई 2010 till 15th January 2021. यहां तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग है, ना कि मार्च 2021 तक का. ठीक है, सो इट इज अप टिल 15th January 2021, क्योंकि इसके बाद तो आपका पर्सनल गोल्ड एक स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, और इसमें बेंचमार्क क्या रखा जाएगा? 36 मंथ्स. ना तो ये हमारी 24 मंथ्स की ब्रैकेट में आ रहे हैं, ना ये हमारी 12 मंथ्स की ब्रैकेट में आ रहे हैं. तो एज अ नॉर्मल benchmark it is 36 months, but definitely the period of holding is greater than 36 months, so it's a long term capital asset, so we have to calculate the long term capital gains. अब हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है. तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा? उस साल जब कन्वर्ट हुआ है तब उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी उस गोल्ड की. सो उस गोल्ड की मार्केट वैल्यू थी 19 lakhs. सो दिस इज योर फुल वैल्यू कंसिडरेशन. जो भी मार्केट वैल्यू थी उस पर्टिकुलर असेट की ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. सो इट इज 19 lakhs, कोई और कुछ नहीं है, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी, कब हुआ ये? 7 lakhs. इसने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है डिवाइड बाय CII of the previous year 2010 to 2011 multiply by CII of the year in which the conversion has taken place. So conversion has taken place in the previous year 2021 only, which is 301, right? अगर यहाँ पे 19 में होता तो 19 का आता, 1920 का, और 2010-11 का CII is 167.
So 7 lakh divided by 167 into 301 is 12,61,677. So you'll subtract it from here, you will get your long-term capital gains. Clear है सबको ये? और जो इसने एक्चुअल में स्टॉक इन ट्रेड, जिसका गोल्ड था, जो उसने एक्चुअल में कितने का बेचा है? 25 लाख का. तो जो इसने कन्वर्ट करा के बेचा है वो इसकी क्या होगी? पीजीबीपी इनकम. ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू फॉर विच he has sold off his gold, and this was the market value, that is 19 lakhs. So I think 25 lakhs minus 19 lakhs is equals to 6 lakhs. क्योंकि जो भी market value होगी, this is the cost of his inventory. ठीक है. So 6 lakh is his business income. This is not his capital income. ठीक है. So this is a PGBP income. जो आपकी इन्वेंटरी, जो आपकी, यस बेटा. मैम फिर इस पे दोबारा टैक्स लगेगा, जैसे 25 लाख का बाद में बेचे? दोबारा कहाँ लग रहा है? पहले तो ये बताओ, दोबारा कहाँ लग रहा है? मैम जो 6 लाख इनकम है, हाँ, उसकी पीजीबीपी में जाएगी ना, क्योंकि हमने इसका तो कहीं पे रोल किया ही नहीं. 25 लाख जो उसने एक्चुअल में इनकम कमाई है कन्वर्ट करने के बाद, अपनी प्रॉपर्टी उसने बेची है, जो 25 लाख, इस पे क्या टैक्स नहीं पे करेगा वो? और जो इसने कन्वर्ट करा ली, अब इसकी वो स्टॉक इन ट्रेड है. तो स्टॉक इन ट्रेड बेची इतने में, और उसकी कॉस्ट क्या है? इसको तो कॉस्ट पड़, जो एक्चुअल इसकी कॉस्ट थी वो तो उसने कैपिटल गेन में यूज कर ली. तो अब जो मार्केट वैल्यू है उसके गोल्ड की, वो उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना. अगर वो अपनी कन्वर्ट ना कराता, मार्केट से खरीद के बेचता, तो वो वही उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वही कॉस्ट पड़ती ना उसको, 19 लाख. तो 25 में से 19 लाख सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके. ठीक है. सो जब भी कन्वर्जन का केस आएगा, उस केस में मतलब आपकी पीजीबीपी भी निकलेगी, बिजनेस इनकम भी आपकी निकलेगी ही निकलेगी. ठीक है. लेकिन कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन क्या होगा? मार्केट वैल्यू. और पीजीबीपी में सेल कंसिडरेशन क्या होगा? एक्चुअल सेल वैल्यू. ठीक है. खुद सोचो एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक जो ओनर था जिसने कन्वर्ट कराई है, ठीक है, तो जिस साल उसने कन्वर्ट कराई है उस साल की जो मार्केट वैल्यू होगी वही एक्चुअल में उसकी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी ना, कि उसको इतनी सस्ती थी और आज के डेट में उसकी इतनी वैल्यू है, तो लेट मी स्टार्ट माय बिजनेस एंड आई विल स्टार्ट सेलिंग ऑफ माय पेंटिंग्स. ठीक है. सो जो भी उस टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू थी वो उसकी एक्चुअल में सेल कंसिडरेशन है, कि अगर वो कन्वर्ट नहीं कराता ना स्टॉक इन ट्रेड में, सो वो मार्केट में बेच सकता था डायरेक्टली अपनी पेंटिंग्स. तो उसकी वो सेल कंसिडरेशन है माइनस जो भी उसको कॉस्ट पड़ी. अगर पीजीबीपी के हिसाब से देखोगे, जब उसने कन्वर्ट करा ली, आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 19 लाख है और वो बेच कितनी के रहा है? 25 लाख. तो आपका पीजीबीपी में तो होता ही है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. ठीक है. तो रेवेन्यू आया उसको 25 लाख का और कॉस्ट पड़ी उसको 19 लाख की, तो सब्ट्रैक्ट करके आपका पीजीबीपी आ गया. नेक्स्ट टॉपिक करें. So this is section 45 subsection 3, transfer of asset by partner member to partnership firm, association of person, body of individual as capital contribution. So अगर कोई भी पार्टनर या मेंबर अपना कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करता है अपनी पार्टनरशिप फर्म को, या फिर अपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, या फिर अपनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एज अ पार्ट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तब भी कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होते हैं. ठीक है. बट उसमें कंडीशन क्या है? दैट द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द कैपिटल असेट, he should be a member or partner of that particular firm or association or body of individual, या फिर he wants to become a member or a partner in these partnership firms, association of persons or body of individuals, whatever the case. So there is a condition, वो member होना चाहिए, partner होना चाहिए, या फिर वो बन रहा है member या partner. ठीक है. सो उस केस में हमें कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने होंगे. कैसे कैपिटल गेन्स कैलकुलेट? इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर सच पर्सन in the previous year in which the transfer has taken place
and the sale consideration will be taken as the value of the asset recorded in the balance sheet of the firm. So जो वो ट्रांसफर कर रहा है असेट और जो उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है ना, वो सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी, ना कि उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू. सो मार्केट वैल्यू यू हैव टू इग्नोर कंप्लीटली. ठीक है, बट कैपिटल गेन्स कब कैलकुलेट हो जाएंगे? इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस. ठीक है, सो जिस साल भी ट्रांसफर हुआ है, जिस साल भी उसने उसको पार्टनरशिप फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो भी उसकी एंटिटी है, उसमें उसने ट्रांसफर किया है, उसी साल कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होंगे. सपोज दिस इज द क्वेश्चन. Mr. X acquired a property by way of a gift from his father in the previous year 2006 and 7 when its fair market value was rupees 3 lakhs. The father had acquired the property in the previous year 2003 and 4 for rupees 9 lakhs. This property was introduced as capital contribution to a partnership firm in which Mr. X has become a partner on 5th June 2020. The market value of the asset as on 5th June 2020 was rupees 24 lakhs, but it was recorded in the books of the account of firm as rupees 25 lakhs. Compute the capital gain for Mr. X. ठीक है, सो मिस्टर एक्स को क्या था, ये प्रॉपर्टी मिली थी फ्रॉम हिज फादर एज अ वे ऑफ गिफ्ट. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी जब इसको मिली होगी उस टाइम पे इट वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांसफर. ठीक है, तो फादर के लिए कोई कैपिटल गेन्स कैलकुलेट नहीं होंगे, बट मिस्टर एक्स के लिए होंगे. ठीक है, सो मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, वो बन रहा है पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर. ठीक है, और बना कब है? प्रीवियस ईयर 2021 में, जब उसने अपनी वो चीज ट्रांसफर करी है, अपनी प्रॉपर्टी जो उसको उसके फादर से मिली. ठीक है, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर, सो वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन्स. और पीरियड ऑफ होल्डिंग, द पीरियड ऑफ होल्डिंग है दैट इज फ्रॉम 2003-4 टिल 5th जून 2020, क्योंकि उसके फादर, प्रीवियस ओनर कौन है? उसका फादर. उसके फादर ने कब एक्वायर करी थी? 2003 और 4. तो उसका फादर का होगा 2003-4 से लेके 2006-7 तक, फिर एक्स का होगा 2006-7 से लेके 5th जून 2020 तक. सो इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 24 months. ठीक है, सो इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 24 months. सो वी हैव टू कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या अज्यूम करना है. सो वो अज्यूम करना है जो उसके बैलेंस शीट में वैल्यू रिकॉर्डेड है. तो बैलेंस शीट में कितनी रिकॉर्डेड है? 25 lakhs. So 25 lakhs will be taken as the full value consideration. Minus any kind of selling expenditure, it's not given, so just ignore it. उसके बाद cost of indexed cost of acquisition. So indexed cost of acquisition क्या होती है? When the previous owner held the asset for the first time. So he acquired the property in the previous year 2003 and 4. जब उसने ट्रांसफर करी अपने बेटे को, और जब क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी, कोई मतलब नहीं है उस वैल्यू का. उसने प्रॉपर्टी एक्वायर कब करी थी? 2003-4 में. कितने की करी थी? 9 लाख. दिस वैल्यू हैज importance because this is the cost of acquisition. So 9 lakh divided by CII of the year 2003 and 4 multiply by CII of the year in which the asset is transferred. So asset transferred तो आपका 301 है, उसका CII 2003 and 4 का is 109 into 301. So आपको फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है, आपको देखना है जब प्रीवियस ओनर ने उस प्रॉपर्टी को फर्स्ट टाइम एक्वायर किया या उसके पास फर्स्ट टाइम वो आई. ठीक है, जब भी फर्स्ट उसका उसके साथ अकाउंटेबिलिटी हुई है, मतलब अकाउंटेबिलिटी कह रही हूँ, फर्स्ट टाइम जब उसके यूज में आई है वो, व्हेन ही हेल्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो आपको वैल्यू लेनी है. तो इट इज 9 लाख. 3 लाख कभी गलती से भी मत ले लेना. ठीक है, हमें जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसकी क्या वैल्यू है हमने आज तक डिस्कस नहीं किया, तो ये वैल्यू हमारे लिए सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है. सिमिलरली ये असेट की मार्केट वैल्यू हमें कंफ्यूज करने के लिए, हमें सिर्फ बैलेंस शीट की वैल्यू उठानी है जो वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रही है. ठीक है,
Now next is section 45 subsection 4. Asset transferred by firm to partners in case of dissolution of partnership firm. ठीक है कि पार्टनरशिप फर्म थी पार्टनर्स की और वो डिसॉल्व हो गई है, पूरी फर्म डिसॉल्व हो गई है, पार्टनरशिप नहीं डिसॉल्व हुई है, जो फर्म बनाई थी ना वो पूरी की पूरी डिसॉल्व हो गई। डिफरेंस होता है ना, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो डजंट मैटर, फर्म तो अभी भी चल रही है ना, ठीक है, पार्टनर्स कैन कम पार्टनर्स कैन गो, ठीक है, होते हैं ना, आपके रिटायरिंग पार्टनर्स भी होते हैं, आपके न्यू पार्टनर्स भी होते हैं, बट जब पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, सो उस केस में अगर कोई एसेट ट्रांसफर करता है फर्म टू इट्स पार्टनर तो भी कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट्स बाय, जस्ट अ मिनट, so distribution of capital asset by a partnership firm to its partners at the time of dissolution is treated as a transfer and capital gain is taxable in the hands of the firm. So firm के केस में ही होगी because firm is the one who is making the transfer. The fair market value of the asset on the date of the distribution is taken as full value consideration. अब देखो पूरा उल्टा हो गया, जब कोई मेंबर देता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्डेड वैल्यू होती है वो कंसिडर होती है, बट जब फर्म देती है पार्टनर को, जब मार्केट वैल्यू जो होती है वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन होती है, ठीक है। And this rule is also applicable when an asset is transferred by an association of person or body of individual. इसका भी ना एक रीजन है, सोचो जो फर्म है वो असेट जो ट्रांसफर कर रही है, सपोज वो दिखा रही है मैं 3 लाख का कर रही हूँ और उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख है, तो गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी अलाउ कर देगी कि आप इतनी ज्यादा मार्केट वैल्यू और आप 3 लाख का असेट ट्रांसफर दिखा रहे हो, तो वो कहती है आप पूरा मार्केट वैल्यू पे दिखाओ। और सेम अगर आप पर्सन के हिसाब से देखो, जो मेंबर बनने वाला है वो उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है और वो 50 लाख की चीज बेच रहा है और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितनी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं 40 लाख, तो गवर्नमेंट कहती है कि जब उसकी 40 लाख रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो 40 लाख पे टैक्स पे करेगा ना, वो फिर मार्केट वैल्यू पे क्यों टैक्स पे करे। मतलब दोनों चीज का पर्सपेक्टिव देखो आप, कि अगर कोई पर्सन मेंबर बनना चाहता है और वो इतनी महंगी चीज अगर उसकी रिकॉर्ड कम हो रही है तो फिर रिकॉर्ड कम पे ही देना, वो फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं देनी चाहिए ना, फिर जो उसकी एक्चुअल में मार्केट वैल्यू है, ठीक है, दैट इज एंटायरली अनफेयर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। या तो फर्म उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू पे बुक्स में उसकी रिकॉर्ड करे, अगर नहीं कर रही है तो ही विल पे लेस टैक्स। बट सेम अगर फर्म ऐसे कर रही है कि वो असेट ट्रांसफर करते हुए दिखा रही है कि बहुत कम का है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट कहेगी ना फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाओ, सो दैट तुम ज्यादा टैक्स पे करोगे। तो इस वजह से जो फर्म्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जब ट्रांसफर करते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर होती है, ना कि बुक वैल्यू। If later on partner further transfers the asset, then capital gain will be calculated for the partner and for him the cost of acquisition will be the capital surrendered by him in the partnership firm. So जब पार्टनरशिप फर्म कोई एसेट दे देती है पार्टनर को तो उस टाइम तो कैपिटल गेन्स होते हैं कैलकुलेट और फुल वैल्यू कंसीडरेशन होती है फेयर मार्केट वैल्यू। सपोज आगे चलकर पार्टनर फिर से उस एसेट को बेच दे, तो जब वो फिर से उसको बेचेगा तो उसके लिए कॉस्ट क्या हुई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुई है जो उसने अपनी कैपिटल सरेंडर कर दी थी डिसोल्यूशन के टाइम पे, वो उसकी कॉस्ट थी उस एसेट को एक्वायर करने की, जो उसने अपनी कैपिटल को सरेंडर कर दिया क्योंकि फॉर्म हो गई है डिसॉल्व, ठीक है। So you will understand this better with the help of this example. So suppose this is the balance sheet of a partnership firm of ABC, ठीक है, so these are the liabilities, these are the assets. So ABC की एक capital contribution है और this is the liability, फिर firm ने investment करी हुई है shares में, उसकी fair market value है 34 lakhs, recorded value है 17 lakhs and these are the assets, so these are the total ones. अब now suppose the partnership firms gets dissolved on 15th January 2021 and all investments in shares is given to Mr. A. Mr. A को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ऑल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे किसको मिल रहे हैं, मिस्टर ए को। These shares were purchased on 1st January 2017 by the firm. फर्म ने लिया था ये फाइनेंशियल ईयर 16-17 में।
Mr. A further sells these shares for rupees 35 lakhs in March 2021. So हमारे previous year 2021 में ही उसने उसको further sell off कर दिया उन investments को. Now calculate the capital gains for firm and for Mr. A. So पहले firm के लिए. So जब firm देती है तो हम full value of consideration क्या choose करते हैं? बताओ. Market value. Market value, so full market value, that is 34 lakhs is the sale consideration for firm. ठीक है, minus indexed cost of acquisition. Indexed cost of acquisition क्या होगी? देखो ये ना shares है, so shares जो होते हैं ना, if they are not listed in a recognized stock exchange, उनके लिए benchmark 24 months का होता है. तो देख लेना एक बार, ये तो करना ही पड़ेगा कि नेचर आपको कैलकुलेट करने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी फ्रॉम 1 जनवरी 2017 टू 15 जनवरी 2021. ठीक है, सो इट्स ग्रेटर देन 24 मंथ्स, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. ठीक है, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है ये, तो इसके लिए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जल्दी बताओ. बेटा फर्म ने कितने के एक्वायर किए थे शेयर, जितने उसने रिकॉर्ड किए होंगे बैलेंस शीट में. 17 lakhs डिवाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ 16-17. जब एक्वायर जिस साल किए होंगे 17 लाख, जब वैल्यू रिकॉर्ड करी होगी तो उसी का CII लोगे इनटू CII of the year in which the property is transferred by the firm to its partner, that is previous year 2021, so it will be 301. ठीक है, so 17 lakh divide by 264 into 301, it is coming out to be 19,38,258. So long term capital gain will be 14,61,742. ठीक है, now for Mr. A. अब Mr. A की पीरियड ऑफ होल्डिंग देखो, उसको मिले कब थे ये, 15 जनवरी 2021, बेचे कब है, मार्च 2021, मतलब इसने 2.5 महीने में अपने शेयर्स बेच भी दिए. सो इसके लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में वो कहते हैं फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या होगी, ये जो इसको 34 लाख के शेयर्स मिले हैं, इसको वो किस बेसिस पे मिले हैं, जो उसने अपनी कैपिटल सरेंडर करी है. उसने 30 लाख अपनी कैपिटल सरेंडर कर दी इस कंपनी में. सो 34 minus 30 lakhs, 4 lakhs will be his short term capital gain. 35 lakhs में बेचे उसने, हाँ 35. सो 35 minus 30 lakhs थी ना उसकी कैपिटल, सो 35 minus 35 lakhs. और इसके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग बहुत छोटी थी. ठीक है, सो इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी चेंज होगा. So it will be short term capital gain. I can't write. बाद में करते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट्स, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक, वील क्विकली टेक अ ब्रेक. जस्ट ठीक है, क्योंकि उसके लिए ना थोड़े से मुझे तुम फ्रेश